तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे कोल्ड केस यानी अनसुलझे रहस्य की परतें खोलने वाले हैं जो प्राचीन शहरी वास्तुकला के बारे में हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विशाल महानगर की कहानी में गोता लगाएंगे जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे चुपचाप दफन रहा। और सच मानिए, जब इसके बारे में पता चला तो इसकी बनावट ने आधुनिक दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियरों के भी होश उड़ा दिए। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 150 साल पहले। पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। तभी इंजीनियरों को अचानक एक बहुत बड़ा खंडहर मिला। उन्हें लगा, वाह, पटरियां बिछाने के लिए हजारों पक्की और मजबूत ईंटें एकदम मुफ्त में मिल गईं। लेकिन इस बात की गहराई को समझना दिलचस्प है। जिन ईंटों को वो लोग एक आम खंडहर का हिस्सा समझकर अपनी नई रेलवे लाइनों में बेधड़क इस्तेमाल कर रहे थे, वो असल में 4700 साल पुराने एक भुला दिए गए महानगर की हड्डियां थीं। बिल्कुल एक पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यता की ईंटों पर ट्रेनें दौड़ाई जाने लगी। इस एक अनजाने कदम से न जाने कितनी अमूल्य प्राचीन इमारतें हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो गई। अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन को देखें तो ये किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं लगती। 4500 साल पहले ये शहर अपने पूरे शबाब पर थे, एकदम आबाद। फिर जैसा कि हमने देखा, 150 साल पहले रेलवे इंजीनियरों ने अनजाने में इसके खंडरों को उधेड़ कर रख दिया। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि महज 80 साल पहले जाकर पुरातत्वविदों को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात का असली अंदाजा हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप के एक खंडहर दरअसल दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा थे। चूंकि खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा नाम की जगह मिली थी, इसलिए बाद में खोजे गए ऐसे सभी शहरों को इसी सभ्यता का नाम दे दिया गया। अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत की। ये लोग कमाल के मास्टर अर्बन प्लानर थे। इन्होंने अपने शहरों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दो अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था। पश्चिमी हिस्सा थोड़ा छोटा था, लेकिन इसे एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जिसे नगर दुर्ग या सिटाडेल कहा गया। वहीं पूर्वी हिस्सा काफी बड़ा था, लेकिन वो निचले इलाके में बसा था जिसे निचला नगर नाम मिला। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही हिस्सों के चारों ओर पक्की ईंटों की मजबूत बाउंड्री वॉल थी। इन ईंटों को पकाने और उनकी इंटरलॉकिंग का तरीका इतना जबरदस्त था कि हजारों साल बीत जाने के बाद भी वो दीवारें आज तक सीना ताने खड़ी हैं। इनकी इंजीनियरिंग की असल मिसाल देखने को मिलती है इनके पानी के मैनेजमेंट में। एक बेहतरीन उदाहरण है मोहनजोदड़ो का मशहूर महान स्नानागार यानी द ग्रेट बाथ। इससे बनाने में सिर्फ ईंट और प्लास्टर ही नहीं लगा, बल्कि पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर प्राकृतिक चारकोल की एक लेयर भी चढ़ाई गई थी। मतलब आज से हजारों साल पहले पूरी तरह से वाटरप्रूफिंग। और वहीं दूसरी तरफ इनकी जल निकासी प्रणाली यानी ड्रेनेज सिस्टम को देखना भी कम दिलचस्प नहीं है, जो आज की मॉडर्न प्लम्बिंग को भी सीधी टक्कर देता है। बिल्कुल सीधी लाइनों में बनी ढकी हुई नालियां जिनमें एक हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी बिना रुके बह सके। और तो और सफाई के लिए जगह जगह पर मैनहोल्स भी बनाए गए थे। सच में उस जमाने में इतनी मॉडर्न सोच का होना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। खैर, बात सिर्फ बड़े पब्लिक स्नानागारों तक ही सीमित नहीं थी। यहाँ के आम इंसानों का रोजमर्रा का जीवन भी अविश्वसनीय रूप से व्यवस्थित था। मकान आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे और सारे कमरे बीच के एक बड़े से आंगन के चारों तरफ बनाए जाते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर घर के अंदर अपना एक प्राइवेट बाथरूम होता था और ये बाथरूम शहर के उस मेन ड्रेनेज ग्रिड से सीधे जुड़े होते थे। इसके अलावा भारी मात्रा में अनाज जमा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम और पक्की मिट्टी से बने हल्के आकार के खिलौने भी मिले हैं। ये खिलौने इस बात का पक्का सबूत हैं कि खेती बाड़ी इनके जीवन और इनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा थी। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज सामने आती है। ये जो पत्थर के बेहद सटीक बाट और आयताकार मोहरें मिली हैं, ये कोई आम सजावटी कलाकृतियां नहीं हैं। चर्ट नाम के पत्थर से बने ये बाट इतने परफेक्ट और स्टैंडर्डाइज थे कि इन्हें देखकर लगता है जैसे इनका इस्तेमाल बेशकीमती रत्नों और धातुओं को तौलने के लिए किया जाता होगा। कार्नेलियन पत्थरों से बने खूबसूरत लाल मनके और मोहरें साफ साफ इस बात की गवाही देती हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड थी। मतलब इनके पास नापने तौलने के फिक्स स्टैंडर्ड्स थे। ये कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था, बल्कि एक हाईली एडवांस्ड और सिस्टमैटिक सोसाइटी थी। और इनकी इकोनॉमी का स्केल कितना विशाल था, इसका अंदाजा इनकी ग्लोबल सप्लाई चेन से लगाया जा सकता है। यहाँ के शासक कीमती कच्चा माल जुटाने के लिए बहुत दूर दूर तक अपने अभियान भेजा करते थे। तांबे की खेप आज के राजस्थान और यहाँ तक कि ओमान से आती थी। कांसा बनाने के लिए जरूरी टिन अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोने के लिए ये आज के कर्नाटक वाले इलाके पर निर्भर थे और बेशकीमती पत्थर तो गुजरात से लेकर ईरान और अफगानिस्तान तक से लाए जाते थे।
इस बात पर गौर करना हैरानी भरा है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के इनका व्यापारिक नेटवर्क पूरी दुनिया में कैसे फैला हुआ था। अब इतनी दूर से जो कच्चा माल आता था उसे लग्जरी चीजों में बदलने का काम यहाँ के बेहद माहिर शिल्पकार करते थे। उन्होंने तो अपनी खुद की एक अलग ही तकनीक ईजाद कर ली थी। उन्होंने फेंज नाम का एक पूरी तरह से कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मटेरियल बनाया। वैसे पत्थर या शंख तो कुदरती तौर पर मिल जाते हैं, लेकिन फेंस को बनाने के लिए बालू या स्फटिक के चूरे को गोंद के साथ मिलाकर एक खास मिश्रण तैयार किया जाता था। फिर उस पर एक बहुत ही चिकनी चमकदार नीले या हल्के समुद्री हरे रंग की लेयर चढ़ाई जाती थी। ये साफ दिखाता है कि उन्हें केमिस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की कितनी गहरी समझ थी। इन फेयॉन्स से बनी कलाकृतियों की कारीगरी सच में बेजोड़ है। ये खास समुद्री हरे रंग के चमकदार मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे छोटे बर्तन, ये सब उन हड़प्पा के विशेषज्ञों की देन है जिन्होंने इन्हें बनाने की सालों तक कड़ी ट्रेनिंग ली होगी। इस तरह के मटेरियल का मिलना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि उस समाज में ऐसे हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट्स मौजूद थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इस तरह की जटिल मैन्युफैक्चरिंग और बारीक कलाकारी करना था। ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसे कोई भी खाली समय में कर ले। इसके लिए एक पूरे डेडिकेटेड प्रोफेशन की जरूरत थी। माल तो तैयार हो गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी का क्या? तो उसका भी एकदम सॉलिड जुगाड़ था। पक्की मिट्टी की बनी खिलौना गाड़ियां ये साबित करती हैं कि सामान को ढोने के लिए पहिएदार वाहनों का इस्तेमाल आम था। और इसके साथ ही जो प्राचीन मोहरबंदी मिली है वो इनका सबसे कमाल का एंटी टैंपरिंग सिस्टम था। ये लोग सामान को बोरों में डालकर मुंह बांध देते थे और फिर उस गांठ पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी मोहर छाप देते थे। अगर डिलीवरी के वक्त वो मिट्टी की मोहर टूटी हुई नहीं है तो मतलब रास्ते में सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये एकदम आज के ज़माने के ऑनलाइन डिलीवरी वाले टैंपर प्रूफ सील जैसा आइडिया था। चलिए अब थोड़ा गुजरात की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कुछ खास इलाकों में सभ्यता का आर्किटेक्चर कैसे कदम और आगे निकल गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि प्राचीन शहर धौलावीरा उस नियम का एक इतना बड़ा अपवाद क्यों था जहाँ शहरों को सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जाता था। ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धौलावीरा का जो ढांचा मिला है वो हड़प्पा की नगर योजना के बारे में हमारे अब तक के सारे नियमों को सीधे चुनौती देता है। असल में बाकी शहरों की तरह 2 हिस्सों में बटे होने की बजाय धौलावीरा एक विशाल किले की तरह 3 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। इसके हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की बेहद ऊंची और मोटी दीवारें थीं और अंदर जाने के लिए बड़े-बड़े शानदार गेटवे बने थे। यहाँ एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी था जो शायद किसी बड़े पब्लिक इवेंट या सेरेमनी के लिए इस्तेमाल होता था। और सबसे अनोखी चीज़ जो यहाँ से मिली है वो है हड़प्पा लिपि के बहुत बड़े-बड़े अक्षरों वाला एक पत्थर का साइन बोर्ड। आमतौर पर इनकी लिपि सिर्फ छोटी-छोटी मोहरों पर देखने को मिलती है, लेकिन धौलावीरा के ये विशाल शिलालेख अपने आप में बिल्कुल अनोखे हैं। गुजरात में ही थोड़ा और दक्षिण की तरफ खंभात की खाड़ी के पास एक और बेहतरीन शहर था, लोथल। ये शहर एक बहुत ही बिजी मैन्युफैक्चरिंग हब था क्योंकि यहाँ कीमती पत्थर और बाकी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका विशाल ईंटों वाला डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। ये एक बड़े तालाब जैसा स्ट्रक्चर था जहाँ समंदर के रास्ते आने वाली नावें सीधे अंदर आ सकती थीं और सामान को आसानी से चढ़ाया या उतारा जा सकता था। भारी समुद्री व्यापार को संभालने के लिए बनाया गया ये एक सच्चा इंजीनियरिंग मास्टरपीस था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हम इसके अंत की तरफ बढ़ते हैं। सदियों तक इतनी शान से फलने फूलने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज से लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा और अचानक बदलाव आया। लिखना बंद हो गया, उन बेहतरीन मोहरों और बाटों का इस्तेमाल रुक गया और दूर देशों से होने वाला व्यापार मानो अचानक सूख गया। मोहनजोदड़ो की इन साफ सुथरी सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। वो शानदार ड्रेनेज सिस्टम टूट फूट गया और देखते ही देखते इन आलीशान शहरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। इसके बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया और लगभग 2500 साल पहले जाकर ही किसी दूसरी जगह पर नए शहरों की शुरुआत हो पाई। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस अचानक हुए पतन का असली कारण इतिहास के सबसे बड़े कोल्ड केसेस में से एक है। इस पर दुनिया भर के विशेषज्ञों में आज भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। कुछ का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से शायद प्रमुख नदियां सूख गई थीं। कुछ मानते हैं कि इतनी करोड़ों ईंटें पकाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए जिससे पर्यावरण तबाह हो गया। जानवरों के हद से ज्यादा चरने से हरियाली खत्म होने या किसी भयंकर विनाशकारी बाढ़ के आने की थियरी भी काफी मशहूर है।
एक और विचार ये भी है कि शायद शासकों का पूरा प्रशासनिक ढांचा ही ढह गया था। कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन उसका नतीजा हम सबके सामने है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कैसे एक इतनी हाईली एडवांस्ड, दुनिया भर से जुड़ी हुई सभ्यता पूरी तरह से गायब हो सकती है और पीछे छोड़ जाती है तो बस कुछ बिखरी हुई ईंटें, परफेक्ट नालियां और एक ऐसी रहस्यमय लिपि जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जो समाज इतना सिस्टमैटिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस था, वो भी वक्त की मार के आगे कितना नाजुक साबित हुआ। शायद इसमें आज के हमारे आधुनिक समाज के लिए भी कोई बड़ा सबक छिपा है। इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये एक ऐसा ऐतिहासिक रहस्य है जो आगे भी ऐसे ही सोचने पर मजबूर करता रहेगा।